हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सेक्शन ए क्लास 10th एचपी बोर्ड का 2020 का कर लिया था। आज हम सेक्शन बी करने जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संख्याओं 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 और 92 का। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 510 और 92 का हमने सबसे पहले 510 का एलसीएम लिया, जिसमें देखिए कैसे किया है, 2 दूना 4 होता है। अब ये 5 था, 4 से 5 तक की दूरी 1 की है, तो वो जो 1 बच रहा है वो 1 हमने इस 1 के साथ आगे गया, यानी कि 1 इससे यहाँ से आगे को गया, तो जो कि 1 में जाकर 11 बन गया। अब यहाँ पर 11 बन गया, तो अब क्या देखा हमने कि 2 का पहाड़ा 11 के लिए नहीं जाता है। तो अब क्या किया, 2 का पहाड़ा हमने 5 दे दिया, 2 पंजे 10 तक दे दिया। अब 10 दे दिया, अब यहाँ तो 11 था, यानी कि 1 और बच गया, वो 1 आगे गया तो 0 में 10 बन गया। अब 2 पंजे 10 हो गया फिर उस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा दिया 3 8 24। अब 24 यहाँ तो 25 है, यानी कि 1 और बच रहा है, वो 1 कहाँ चला गया, 5 में, यानी कि यहाँ क्या बन गया 15, यानी कि यहाँ क्या बन गया है 15। तो अब 3 पंजे 15। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे 85 आया। अब हमने देखा 85 के लिए पढ़ दिया, तो 5 से कम 5, यानी कि 5 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 6 7 8, यानी कि 3। वो जो 3 है वो 3 5 में जाकर आगे गया तो 35 बन गया। वो 3 यहाँ से यहाँ गया तो इस तरह से एक 35 बन गया। अब हमने क्या किया, उसके बाद 5 7 35 के लिए पाड़ा दे दिया। अब उसको 17 के लिए पाड़ा दिया तो 17 कम 17 हो गया। अब उसके बाद हमने 92 के लिए लिया, तो 92 के लिए 2 चौके 8 और 1 गया, 1 बच गया तो आगे गया, 12 बन गया। तो 2 छिके 12 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 होता है, और 23 से कम 23। ये आपके आ गया 510 का। ये 510 का है आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और हमारा 92 का आया 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमने देखा कि जो एचसीएफ यानी कि 2 क्या है इसमें कॉमन है, 510 के उसमें भी, एलसीएम में भी और 92 की भी। जब ऐसी स्थिति हो, जब दोनों में कॉमन जो चीज़ हो वो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 क्या है आपका एचसीएफ। और एलसीएम अब कितने यहाँ पे हैं, कितने 2 है टोटल, ये 1 2 और 3, यानी कि 2 की पावर कितनी है 3, और यहाँ पर 3 है और ऊपर 5 ही है और फिर 17, और साथ में इनको भी गुणा करेंगे तो ये साथ में आ गया आपका 23। इन सबको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46,920। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें जो पूछा गया था गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम का ज्ञात करना, तो देखिए हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, बहुपद 4u + 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं। हमें बोला 4u + 8u के शून्यांक ज्ञात करने को। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरफेस में इस तरह से 4u² + 8u। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 पद दिए गए हैं। जब हमें 2 पद दिए गए हों तब हम यहाँ से डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। यदि हमें 3 पद दिए हो, 3 पद का मतलब इस तरह से 4u² + 8u + 2, अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू दी हो, इस तरह की एक्सप्रेशन दी हो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है, जमा करने पर या माइनस करने पर आपका 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 आए, कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो आइए अभी यहाँ देखते हैं, अब इस पर फोकस करते हैं। 4u और यहाँ पे अंदर आपका 4u u + 2, ये आपको मैंने कॉमन ले लिया। कैसे, देखिए यहाँ पे 4u था, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 4u मैंने बाहर ले लिया, यानी कि u कितनी बार है यहाँ पर, इस तरह से 2 बार आपका u है, जिसमें से कि मैंने एक u बाहर ले लिया और एक ये वाला u बच गया तो वो मैंने अंदर ले लिया। तो 4u एक बाहर ले लिया और u 2 बार था, एक u बाहर एक u अंदर। अब प्लस, अब देखते हैं 8 के लिए जाता है पाड़ा, 4 दूना 8 होता है,
या 2 चौके 8 होता है। तो इसमें से ये वाला जो 4 था ये भी मैंने इसी के साथ बार इन दोनों का कॉमन ले लिया और अंदर जो बच गया वो बच गया आपका ये 2। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो यहाँ पे थोड़ा मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है। जैसे कि यहाँ पे 4 यूज़ किया था, मतलब 4 था, यानी कि 4 को मैं कैसे लिख रही थी, 4 यूज़ करे प्लस 8 लिख रखा है, यानी कि मैं 4 को 2 गुना 2 लिख सकता हूँ क्योंकि 2 दूना 4 ही होता है, और गुना u यानी कि 2 बार है तो u गुना u यानी कि 2 बार है तो 2 बार मैंने u लिख दिया। अब यहाँ प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पे गुना ये वाला u। अब आप देख सकते हैं ये वाला 2 यहाँ पर है तो वहाँ प्लस के उधर भी एक 2 है, 2 u हो गए, और यहाँ पर भी एक 2 है और उधर भी एक 2 है, 2 u यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए, और यहाँ पे एक u है और एक वहाँ पर u है। हमने देखा कि 2 दूना 4 और साथ में यहाँ भी ये 2 दूना 4, मतलब ये दोनों क्या और ये दोनों क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर 4 करके कॉमन ले लिया, और साथ में ये u था और एक ये u था, ये 2 u थे, मतलब इसका भी मैंने एक u, इसका मैंने ये वाला u ले लिया बार और इसका एक u मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब अंदर बचा फिर ये वाला u और ये वाला प्लस है तो 2, तो u प्लस 2 इस तरह से। अब मैंने जब इसको यहाँ लिखा मैंने 0 शून्यांक के लिए और इसको मैंने अलग लिखा यहाँ पे शून्यांक के लिए, 4u बराबर है 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब u बराबर है 0/4, u बराबर है 0 का 0। अब जब 4 गुना u हो यानी कि गुना क्या बन जाता है आपका, भाग में चले जाता है बटे में, तो 0/4 हो गया। अब अपने u बराबर है 0/4 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे u जमा 2 बराबर है 0 है तो यहाँ पे जमा वाला जो है वो उधर बराबर है उधर चल जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस का, तो आपका ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था शून्यांक ज्ञात करने के लिए, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। लेकिन अगर आपसे जांच करने को पूछे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे शून्यांकों का गुणांकों के बीच में सत्यता, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप क्या कर देंगे, आप शून्याङ्कों का योगफल निकालेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे आप, शून्याङ्कों का योगफल। ये मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पर u की फॉर्म है, यानी कि x की जगह क्या है, u की फॉर्म है, तो मैं लिख सकता हूँ -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। अभी मुझे पता है अल्फ़ा मेरे पास 0 है और बीटा मेरे पास -2 है, इस तरह से, और बराबर है में मेरे को पता है जो -x है मेरे पास, यानी कि x का गुणांक, यानी कि x यानी कि यहाँ पर x को आप लिख सकते हैं, x का मतलब यहाँ पे u और x का मतलब यहाँ पे u का स्क्वायर, यानी कि x का जो गुणांक है वो कितना है, x से देखो, यानी कि u यानी कि सिंपल u जो है मेरे पास 8 है, साथ में क्या लगा है -8, और u स्क्वायर कितना है मेरे पास 4, यानी कि 4 दूना 8 प्लस -2 और बराबर है यहाँ पे माइनस है तो, और 4 दूना 8 यानी कि -2। यहाँ से मतलब पता लगा कि ये दोनों क्या है, बराबर सेम ही है। अब हमने योगफल निकाला, अब हम ज्ञात करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसमें जो कि अचर पद बटा x² यानी कि u का स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे x² हमारा क्या है, u², इसमें कंफ्यूज ना होना। अचर पद और चर पद के बारे में मैंने आपको कल बता चुका हूँ। अचर पद वो होते हैं इस तरह, जैसे आपको यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था,
चर वो होता है जिसमें एक्स यू टी कुछ भी आपके साथ इक्वेशन इसमें आपके साथ चर लगाया गया हो, कोई पद में इस तरह से आप पीछे लगाए गए हो, जैसे एक्स लगाया गया हो, वाई लगाया हो या टी लगाया हो, वो आपका होता है चर। और अचर वो होता है जिसके वैल्यू जैसे आपकी 1 है, 2 है, 3 है, जिसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ भी चीज़ ना लगाई गई हो, उसको आप अचर पद कहते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें जो है अचर हमें नहीं दिया गया है। अगर अचर नहीं दिया गया है तो हम अचर क्या रख देंगे यहाँ पर 0, और एक्स स्क्वायर है तो यानी कि यू का स्क्वायर ये वाला, तो कितना है 4। और यहाँ पर अल्फ़ा मेरे पास कितना था 0 और इंटू बीटा था मेरे पास -2, और 0 गुना -2 करेंगे तो 0 हो जाता है, और 0/4 तो 0 होता है। तो यहाँ भी सेम सेम है। अतः आपको यहाँ से पता लगा कि शून्याकों और गुणाकों के बीच संबंध क्या है, जो सत्य है। इन दो के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इन दो बिंदुओं में दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। तो आप देख सकते हैं -5,7 और -1,3, यानी कि हमें क्या बोला, हमें दो बिंदु दिए गए। मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। एक बिंदु पे जो दूरी है -5,7 है और -1,3 है। इनके बीच की जो दूरी है वो हमें निकालनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम इस 5 को जो है हम इसको x1 मान लेते हैं, और इसको y1 मान लेते हैं, और -1 को हम x2 मान लेते हैं, और 3 को y2 मान लेते हैं। पहले आप इस गिवन को यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि x1 हमने जो माना था वो था -5, और x2 जो हमने माना वो है हमारा -1, और जो y1 माना हमने वो है 7, और y2 जो माना वो है हमारा 3। इस तरह से अब इसके लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है, वो होता है आपका √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है, डाल देनी है। हमारे पास x2 कितना दिया था -1, तो हम यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि x1 कितना है हमारे पास -5, यानी कि माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, और x1 की वैल्यू एक्चुअल में हमारे को दी है -5 और उसका स्क्वायर। अब प्लस का प्लस, यहाँ पे y2 है 3 और -y1 है, और y1 हमें दिया गया है 7। अभी हम देखते हैं आगे। इस तरह से देखेंगे तो ये -1 है। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 - 7 का स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी कि 5 में एक माइनस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 3 में 7 माइनस कर दूँगा, यानी कि 4 बच जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 4 ज़ा, यानी कि 4 चौके 16, और यहाँ पर प्लस है, और 4 चौके भी होता है 16, यानी कि अगर हम इसको करें तो जो इनको करके आएगा वो आएगा √32। इनको करके जो आएगा वो आएगा √32, जिसको आप 4√2 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बिंदुओं 2, -2 और -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या बोल रहा है, आप देख सकते हैं, हमें कोई दो बिंदु दे रखे हैं, 2, -2 और -7, 4। हमें बोल रहा है कि हमें इसको समत्रिभाजित करते हुए क्या करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समत्रिभाजित, यानी कि जिस सम मतलब बराबर, और त्रि यानी कि 3 भुजा, यानी कि 1 2 3 भुजा हैं, वो भी बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर देंगे, गिवन लिख देंगे, यानी कि जो कि हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1,
इसको मैं मान लेता हूँ x2 और इसको मान लेता हूँ y2। आप यहाँ लिख सकते हैं x1 बराबर है 2 और x2 बराबर है -7, y1 बराबर है -2 और y2 बराबर है 4। ये हमें गिवन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें करना पड़ेगा पॉइंट P के लिए, इस P के लिए पहले इस P के लिए हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि बिंदु P पर। यहाँ देखिए A से P तक, यानी कि AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QB के, इस तरह से। अब देख सकते हैं, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम K, A बराबर है K के, यानी कि रेशो, इन द फॉर्म ऑफ रेशो में K लिखा जाता है। यानी कि अब अगर हम यहाँ से देखें A से P तक की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो है हमारा 1, यानी कि वो है हमारा 1। और जो यहाँ से यहाँ तक B तक की दूरी है, यानी कि यहाँ से 1 यहाँ तक यहाँ 2, यानी कि 2, तो 1:2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1:, यहाँ तक 2। तो ये आपका जो 1:2 आया, ये आपका आएगा M1 और ये आपका आएगा M2, यानी कि यहाँ पर M1 जो आपको दे रखा है वो आया आपका 1 और M2 जो आएगा आपका वो आएगा आपका 2। तो आइए आगे करते हैं इसे। निर्देशांक निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, अभी बिंदु P के लिए देखेंगे, वो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P बराबर है, वो होगा हमारा M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2, और यहाँ पर होगा आपका M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2, इस तरह से ये कॉमा है। अभी आप देखें M1 हमें उसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। M1 हमें जो दे रखा है वो है हमारे पास 1 और गुणा में, यहाँ पे इसका मतलब इसके बीच कुछ नहीं, इसका मतलब गुना होता है, और x2 हमें दे रखा है -7, यानी कि -7। अब यहाँ पर प्लस है और M2 हमें यहाँ दे रखा है 2 और x1 हमें दे रखा है 2, इस तरह से। अब बटा में M1 हमें दे रखा था 1 और M2 हमें दे रखा है 2। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर अब इसको वाले को करते हैं, M1 मुझे पता है 1 है और y2 मुझे पता है कितना दे रखा है 4, और प्लस M2 मुझे पता है 2 रखा है और y1 मुझे पता है -2 दिया है, और नीचे जाएगा M1 कितना दिया है 1 और M2 कितना है 2। अब आगे इसको करेंगे, जो आपका इसको करेंगे, जो आपका ये है -7 × 1, तो ये आपका हो जाएगा -7 प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 दूना 4 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम हो जाएगा 4 जमा 2 दूनी हो जाएगा -4, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा, और 2 और 1 हो जाएगा 3। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस का बड़ा है, तो यानी कि 7 में 4 कर देंगे माइनस, तो बच जाएगा -3। क्योंकि अगर साइन का, अगर किसी वैल्यू के साथ साइन बड़ा हो, यानी कि अगर बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो, तो साइन हमारा हमेशा नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा -3 बटे में 3। अब यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि सॉरी कॉमा है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी 4 - 4 बटे में 3। अब -3 और माइनस ये कट गया तो -1 आ जाएगा, और 4 में से 4 गया तो 0 बटा 3, यानी कि 0 हो जाएगी, यानी कि अब आपका -1 और कॉमा 0, ये आपका आया यहाँ पर पॉइंट P पर। अब हम निकालेंगे पॉइंट Q के लिए, इस पॉइंट Q के लिए। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक पहले था P का निकाला तो 1:2 था। अब यहाँ से लेकर 1, यहाँ से लेकर 2 तक पहुँचेंगे, तो यानी कि 1 2, तो यहाँ पर M1 जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 2, यानी कि यहाँ से लेकर का यहाँ तक हमारा जो M1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 हो जाएगा 2, और यहाँ जो आगे पार्ट बच गया वो हो जाएगा आपका 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो आइए आगे करते हैं इसे। देखिए Q, तो अब मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 2:1 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आगे
तो क्या होगा इसके बाद जो क्यू है, यानी कि जो आपका क्यू है, यानी कि ए क्यू आपके इक्वल है क्यू बी के, ए क्यू इक्वल है आपका क्यू बी के। तो यानी कि चलो इसे करते हैं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ ए क्यू इक्वल है आपका क्यू बी के। तो आइए करते हैं, यानी कि इसका जो आपका M1 हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा आपका 1, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे Q को निकालने का, पॉइंट Q निकालना है मुझे, वो ये वाला पॉइंट हमें Q निकालना है यहाँ पर, ये वाला। तो ये करते हैं, यहाँ के लिए हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2, और यहाँ पर कॉमा तो लगा देंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। अब आप इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अब M1 क्या है यहाँ पर 2, और x1 तो वही होगा जो हमारे पास पहले से दे रखा था। आप यहाँ देख सकते हैं, अब अभी यहाँ भी देख सकते हैं, जो x1 दे रखा है हमें वो 2 दे रखा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 को लिख देंगे, x2 कितना है 2, ठीक है। सॉरी x2 2 नहीं है, x2 हमें दे रखा है ये -7, तो -7 x2 हो जाएगा, प्लस M2 मुझे पता है यहाँ पे दे रखा है 1, और गुना x1 मेरे पास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब बटे में M1 क्या था 2 और M2 कितना है 1। अब यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगा देंगे, और M1 कितना है मुझे पता 2 है, और y2 कितने दे रखा है हमें यहाँ पर 4, यानी कि 4 प्लस, और M2 कितना है 1, और y1 दे रखा है मुझे -2। अब यहाँ पर y1 -2 हो गया, तो अब बटे में M1 मुझे पता है 2 और M1 है M2 है 1, ये आ जाएगा आपको इस तरह से। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 दूना होता है 14, यानी कि माइनस में तो 7 दूना -14 जमा 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 और 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा। अब कॉमा है, अब 4 दूना यानी ये 2 चौके 8 जमा 2 एकम -2, माइनस में है तो -2 हो जाएगा, बटे में 2 और 1 हो जाता है 3। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन मतलब बड़ी वाले के साथ क्या है माइनस का है, तो यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि यहाँ बच जाएगा आपका -12/3। और यहाँ पे आपका प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, यानी कि 8 में 2 क्या हो जाएंगे आपके माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी वाले से प्लस है तो प्लस का ही रहेगा 6/3, यानी कि ये इसको काटा तो -4 आ जाएगा, 3 चौके 12 होता है ना, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे आका 3 दूना 6, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। यदि tan a इक्वल टू 4/3 और sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, हमें sin a और cos a निकालना है, और हमें tan a दिया गया है। तो आइए करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे हमें दिया गया है tan a 4/3, यहाँ गया tan a 4/3 हमें दिया गया है। तो अभी सबसे पहले हमें पता हो, इसके लिए फार्मूलों का पता होना चाहिए कि sin a cos a tan a, इस तरह के इन फार्मूलों में क्या होता है। जो tan का फार्मूला होता है हमारा, मैं लिख सकता हूँ tan का फार्मूला, वो होता है हमारा tan a का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा लंब बटा आधार, होता है मेरा लंब बटा आधार, यानी कि ये होता है आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका है लंब, ये आपका है आधार, लंब और ये आपका आता है आधार, और इसे आप कहते हैं कर्ण, इसे हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। अभी मुझे पता है tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, यानी कि
P अपॉन B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है P अपॉन B। अभी इसमें tan A जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 4/3 में। अभी मैं क्या देख सकता हूँ, tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार था, यानी कि tan 4 क्या होगा फिर लंब, और 3 क्या हो जाएगा आधार, तो 4 कहाँ आ जाएगा लंब वाली जगह में, यानी कि B से C जो है 4 और A से B जो है यानी कि आधार है ये वाला 3, तो ये क्या होगा 3। अभी मुझे कर्ण नहीं पता, तो कर्ण मुझे निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे, ये AC निकालना है ना मुझे, ये यानी कि कर्ण निकालना है, AC निकालना है, AC निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अभी हम यहाँ देखते हैं AC का स्क्वायर, अब AB कितना है मेरे पास, AB मेरे पास 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, ये 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर 3 3 9 हो जाता है, प्लस 4 चौका 16। अब यहाँ पे AC का स्क्वायर 16 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। अब ये AC मैं यहाँ रख दूंगा और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर वहाँ पर बन जाएगा √25, स्क्वायर बदल जाता है अंडर रूट में। अब 25 है, अब 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। कैसे तोड़ते हैं इस रूट को, अगर आपको नहीं पता बता देता हूँ, दो सेम डिजिट्स ऐसी, इससे 5 5 ज़ा 25, तो ये 25 का रूट हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि एक 5 इसका बाहर आ जाएगा तो आपका 25 का रूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 16 है रूट में, अगर आप करोगे 4 4 ज़ा 16 हो जाता है ना, तो 16 रूट हो जाता है एक 4 से। इस तरह का एग्जाम्पल था, तो यानी कि जो AC है वो मेरे पास 5 है, यानी कि क्या है 5। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है साइन ए और कॉज ए का कॉज ए को ज्ञात करने का। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण का मतलब है ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण, यानी कि P अपॉन H, P अपॉन H। अभी बिंदु पॉइंट A पर देखते हैं P कितना है, मेरे पास P है 4 और H है 5। साइन A पर इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, इस पॉइंट पे A निकालो तो इसके सामने वाला जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके सामने वाला कौन सा है, ये, यानी कि आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज आपको हो जाएगा ये वाला जो है 5, तो आपका जाएगा 4/5। तो आपका आ गया साइन। अब आपका कॉज ए निकालते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला कॉज ए। कॉज ए का जो फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा कर्ण। अब मुझे पता है कॉज ए भी है, यानी कि आधार कितना है, ये आधार यानी कि B अपॉन कर्ण H। B कितना है बेस मेरे पास 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये आपका कॉज ए निकल गया और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। यदि PE इक्वल टू 0.992 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। हमें इसमें E नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो आइए करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर PE हमें 0.992 दिया है, हमें इसमें निकालना है PE नहीं होने की प्रायिकता, जो कि इक्वल होता है 1 - PE के। यानी कि 1 कब होता है, जब किसी चीज़ के होने की प्रायिकता हो तब 1 होगा, अगर किसी चीज़ की नहीं होने की प्रायिकता हो तो वो 0 होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर निकालना है PE नहीं होने की प्रायिकता, जो हमें यहाँ पे दे रखी है। तो आइए हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 1 - PE हमें ये दे रखा है 0.992। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो जो PE नॉट है, यानी कि
नहीं होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, इसको माइनस करके आएगा हमारा 0.008। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हम इसमें क्या करना है, पान का गुलाम जो प्राप्त करने की प्रायिकता है उसको निकालना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमारे पास जो कुल परिणाम दिए गए यानी कि जो परिणामों की संख्या हमें दी गई है, कुल पत्ते, वो है कुल परिणामों की संख्या 52। और हमें क्या बोला इसमें, 52 पत्तों की गड्डी में पान का जो गुलाम है वो एक होगा। क्या बोला, 52 पत्तों की गड्डी में पान का गुलाम एक होगा। यानी कि जो अनुकूल परिणाम की संख्या होगी इसमें वो होगी 1। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या अब बटा कुल परिणामों की संख्या। हमें पता है अनुकूल परिणाम हमें 1 दिया गया है, तो 1 और कुल परिणाम हमें 52 दिए गए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कि ये बताइए कि परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। हमें क्या बोल रहा है, जिसमें परिमेय संख्या में 77/210 दी गई है, क्या उसका जो दशमलव प्रसार वो शांत है या अशांत है। तो इसको हम पता करने के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कोई देखो जैसे कि परिमेय संख्या आपको 77/210 दी गई है। अब हम इसे कैसे पता करें कि ये शांत है या अशांत। तो शांत या अशांत का पता करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ऊपर वाली आपकी संख्या होती है ये नीचे वाली संख्या से भाग देना होता है। जब इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद अगर वो कट जाए तो वो शांत हो जाती है। मतलब भाग देने के बाद वो कट जाए कोई संख्या तो वो क्या हो जाती है, शांत। और अगर वो भाग देने के बाद ना कटे तो वो अशांत हो जाती है। और हमें अब इसमें ये समझना पड़ेगा। और इसमें क्या लिखा था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है कि हमें इसमें कोई भाग नहीं देना है। अब इसमें अगर हमने भाग नहीं देना तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए इसी को हम अभी करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शांत और अशांत क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि शांत संख्या और शांत क्या होती है। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, सम संख्या है 8, और एक आपके पास मान लीजिए विषम संख्या है 9। अब जो सम संख्या है, मान लो इसको मैं भाग देता हूँ 2 से, इसको मैं देता हूँ 5 से। अभी 2 चौके 8 हो जाता है, कट रहा है मतलब। और ये 5 से 9 है तो यानी कि 5 यहाँ पे और 9 यहाँ पर, 5 एकम 5 और 9 में से 5 गए तो 4। यहाँ पॉइंट है तो मतलब 0 में लिख सकता हूँ। और 5 8 40। इसका मतलब ये 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जिससे क्या होता है, भाग भी जाता है और ये काट भी लेता है एक दूसरे को। तो ये 2 और 5 क्या है, ऐसी संख्या है जिसको हम इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 को हम 2 की शक्ति n में और 5 की शक्ति m में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी आप परिमेय संख्या जिस तरह ये दी गई है कि जब भी हम शांत और अशांत का पता लगाएं, अगर उसमें 2 या 5 आए तो वो शांत होगी। और अगर आपको इसमें 2 आएगी तो भी वो शांत होगी। लेकिन अगर आपके इसमें 2 और 5 और कोई तीसरी आ गई, मतलब 7 3 कोई और इस तरह की संख्या आ गई, तो वो अशांत संख्या हो जाएगी। समझ गए अशांत कैसे होगी और अशांत कैसे होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 77/210। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें 210 का हमें
एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणनखंड यानी कि लेना पड़ेगा। तो आएगा यहाँ पे 105 को इसे 2 से करेंगे तो ये आपका 210 आ जाएगा। और इसको आप किस तरह से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 तियाँ 9 और एक आगे चल जाएगा तो 15 बन जाएगा। तो 15 जाएगा तो 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35 और यहाँ पे आएगा आपका 7 एकम 7। तो यानी कि आपके पास जो आया 70/210 की जगह मैं इनको लिख सकता हूँ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो 2 है वो तो आया है, 5 भी आया हुआ है, लेकिन इनके साथ कोई और संख्या भी आई हुई है 3 और 7। तो मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्योंकि क्या है, यह दशमलव प्रसार का रूप है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप किस तरह से आए 2n और 5m में आए तो शांत होगी, लेकिन अगर इस तरह की कोई और संख्या है तो अशांत आवर्ती की हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आपका जो आंसर होगा वो अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आप देख सकते हैं, अब देखिए मुझे इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये देखिए जो tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि tan स्क्वायर 45 डिग्री कैसा है, आप यहाँ देख सकते हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको मैं tan 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ इस तरह से ब्रैकेट के बाहर में, बात एक ही है। तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan 45 डिग्री का ये जो स्क्वायर ये कहाँ चल जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, प्लस यहाँ पे cos और स्क्वायर है तो ये भी चले जाएगा आपका ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे माइनस और साइन 60 हो जाएगा तो ये भी चले जाएगा आपका ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए एक बात और, जो tan 45 होता है आप टेबल में देख सकते हैं, इसका एक टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप इसको देख सकते हैं tan 45 जो वैल्यू होती है आपकी होती है 1, और जो cos 30 पे होती है वो भी होती है आपकी √3/2 में, और जो sin 60 पे होगी वो भी आपकी होगी √3/2 टेबल में। ये इसकी वैल्यू होती है जो मेंशन दी गई होती है। आप इसको बुक के ज़रिए भी देख सकते हैं, बुक में ये टेबल बनाया गया है। अभी आप देख सकते हैं 2 का तो 2 है। अब tan 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू बोली मैंने, कितनी होती है 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस अब cos 30 पे कितनी होती है √3/2, मतलब √3/2, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दूंगा। cos 60 पे भी होती है √3/2, बाहर स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर लिख दूंगा। अब स्क्वायर से जो है अंडर कट जाती है और इसे भी अंडर कट जाएगी, और यहाँ पे 1 एकम 1 हो जाता है और 2 एकम तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा 3/2, यहाँ बचेगा -3/2। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का है, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। अगर एक माइनस का हो और एक प्लस का हो दोनों और बाकी वैल्यू सेम हो, वो एक कट जाती है आपस में प्लस और माइनस में, तो आपका क्या बच गया 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपका जो सेक्शन सी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।